हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 29 और 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। तो हमने जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका पहला क्वेश्चन था कि हम हर साल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्दी एट वर्क हम किस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 28 अप्रैल। और जो इसका 2022 का जो थीम रहेगा वो रहेगा पार्टिसिपेशन एंड सोशल डायलॉग इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्दी कल्चर। अगला जो क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट मैक्सिमम पावर कितनी डिमांड है हमारे कंट्री में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 201 गीगावाट। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि किस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर जो वो सर्गे लेब्रॉन है उनके द्वारा कहा गया है कि जो नाटो है वो रिस्क टर्निंग ले रहा है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन की हेल्प करके, तो किसमें, तो वर्ल्ड वॉर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि रसिया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें रीअरेंज करना है वो कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा जो पाल्म ऑयल है वो इंपोर्ट करती है। तो पहला था नेदरलैंड, दूसरे पे था चाइना, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे इटली। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि पहले पे इंडिया, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे नेदरलैंड और चौथे पे इटली। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑन इनोवेशन एग्रीकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि नीति आयोग। अगला जो क्वेश्चन था उसमें यह बताना था कि इंडिया के किस स्टेट ने रिसेंटली साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ 7 रोपवे प्रोजेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो तो ऑप्शन बी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि जो केवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमें न्यूज में देखने को मिल रही है वो कहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन सी है आसाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि जम्मू कश्मीर। रिसेंटली जो कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर है उसके द्वारा अप्रूव कर दिया गया है कितना, तो 540 मेगावाट केवार हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, जो कि चिनाब नदी पे चिनाब नदी के किस्ट वार्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में हमें ये देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि जम्मू कश्मीर। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि आयुष्मान भारत दिवस हम हर साल किस तारीख को ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन ए है 30 मार्च, ऑप्शन बी है 30 अप्रैल, ऑप्शन सी है 1 मई, ऑप्शन डी है 29 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 30 अप्रैल। हर साल हम 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इसका जो मेन मकसद है वो क्या है, प्रमोट करना है अफोर्डेबल यानी कि सस्ते में मेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। किसको, तो जो एरियाज ऑफ जो कंट्रीज बेस्ड है, यानी कि जो सोशल इकोनॉमिक्स का सेंसस डाटा बेस है उसके बेस पर। और जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि जो इन 2 साल में जो हमारी कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन को जो कोविड-19 पेंडेमिक ने इफेक्ट किया है तो उसको उससे रिलेटेड भी हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि 30 अप्रैल। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसके जो बेनिफिशरीज हैं तो वो कौन है। ऑप्शन ए है हमारा लैक्टिंग मदर एंड न्यू बॉर्न चिल्ड्रन, ऑप्शन बी है हमारा SHG मेंबर्स, ऑप्शन डी है हमारा एडोलेसेंट बॉय एंड गर्ल, ऑप्शन डी है हमारा स्ट्रीट वेंडर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स। जो हमारी कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर के, उनके द्वारा ये जो स्कीम है उसको कंटिन्यू रखने की बात की गई है, जो जिसमें कि हमारा जो मिनिस्टर है हमारा स्ट्रीट वेंडर। तो इसमें जो कि हमारा किसका भाग रहेगा, वो एक आत्मनिर्भर भारत का स्कीम है, तो उसको कंटिन्यू रखने की बात की है। कब तक, तो दिसंबर 2024 तक। इस स्कीम के अंदर में क्या रहेगा, ये अफोर्डेबल रहेगा किसके लिए,
तो कोलेक्ट्रल फ्री लोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इसमें किसको, तो स्ट्रीट वेंडर्स को। और इसका जो मेन मकसद है वो क्या रहेगा, फैसिलिटीज देना रहेगा। कितना, जो 5,000 करोड़ लोन है उनको देना रहेगा, जिससे कि बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 8,100 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी के कंसिडर में 3 स्टेटमेंट दिए गए। हमें इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी है उसको स्टेट गवर्नमेंट 3 महीने के बाद इसको आगे बढ़ा, मतलब 3 महीने से आगे बढ़ा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है प्रोहिबिट असेंबलीज ऑफ 4 और मोर इंडिविजुअल्स, मतलब कि जब सेक्शन 144 सीआरपीसी इंप्लीमेंट होता है तो 4 आदमी से ज्यादा कोई भी नहीं घूम सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144 फॉल्स अंडर द रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 और 2। तो हमें ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है सिर्फ हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है सिर्फ हमारा पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हमारा सिर्फ दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या है तो सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या है तो सही है। तो ये न्यूज़ में क्यों आया है, तो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा उत्तराखंड के जो चीफ सेक्रेटरी है उन्हें राज्य की स्थिति का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए निर्देश देने के कुछ घंटे बाद ही सेक्शन 144 लागू की गई थी, की आज्ञा दी, जिसके दौरान क्योंकि वहाँ पे जो कुछ मीटिंग्स चली थी जिसमें कि जो कुछ स्पीसीज दिए गए थे जो कि नॉन हिंदू के विपक्ष में था, तो वहाँ का जो माहौल था इससे थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की जो चीफ सेक्रेटरी उसको ऑर्डर दिया था कि आप वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें। तो इसलिए वहाँ पे सेक्शन 144 हमें देखने को मिल रहा है कि आयोजन के दौरान कई अप्रिय स्थिति या अस्वीकार्य स्थिति बयान ना हो, जिससे कि दंगा फसाद दोबारा से ना बढ़ जाए। तो इस कारण से उत्तराखंड में अभी 144 देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आज ये न्यूज में है। तो अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट था उसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट इसे 3 महीने से बढ़ा सकती है। हाँ, 3 महीने से बढ़ा सकती है, लेकिन कितना, तो 3 महीने से 6 महीने तक ही कर सकती है बढ़ा करके। और उसमें क्या था, जो प्रोविंशियल असेंबलीज थे उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जब सेक्शन 144 इंप्लीमेंट होता है तो उसमें हम 4 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और जो हमारा सेक्शन 144 है वो किसके अंडर में आता है, वो रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19, यहाँ पे 2 होगा, तो आर्टिकल 2 के बीच में आता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि सबसे पहले ह्यूमन केस कौन सी कंट्री में देखा गया है, किसका, तो H3N8 बर्ड फ्लू का। तो ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है रसिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि चाइना। रिसेंटली जो चाइना में 27 अप्रैल को एक केस रिपोर्ट किया गया है जिसमें कि जो कि फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन देखने को मिला है, किसका, तो H3N8 बर्ड फ्लू का, जो कि चाइना के अंदर हमें ये केस सबसे पहले देखने को मिला था। तो किस पे, तो ये एक 4 साल छोटे से एक बॉय के ऊपर ये केस हमें देखने को मिला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि चाइना। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो 3 दिन के लिए विजिट पे किस 2 कंट्री में गए हैं। ऑप्शन ए है भूटान बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल एंड म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड मालदीव, ऑप्शन डी है यमन एंड ओमान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि भूटान एंड बांग्लादेश। रिसेंटली जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैं वो 3 दिन के विजिट पे गए हैं, किसके, तो बांग्लादेश और भूटान में देखने को गए हैं, जिसमें कि जब वो ढाका में पहुंचे तो वहाँ की जो वो फॉरेन मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्हीं के द्वारा उनका वेलकम किया गया है।
तो इस कंट्री के विजिट में हमारी कंट्री के जो रिलेशन है भूटान बांग्लादेश से और भी मजबूत किए जाएंगे और उसी के ऊपर बात की जाएगी कि कैसे हम अपना ट्रेड और व्यापार बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि भूटान एंड बांग्लादेश। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताने कि किस कंट्री के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया है, किसमें तो यूएन टूरिज्म बॉडी ही में वोट देने से वोट को सस्पेंस कर दिया गया है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है टर्की। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी यानी कि रसिया। रिसेंटली रसिया के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो विड्रॉ कर देगा किसमें, तो फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि वोट देना था तो रसिया ने उसको क्या कर दिया है तो सस्पेंस कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि रसिया। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो उसमें जापान में जो नेक्स्ट मंथ क्वाड समिट होने वाला है तो उसमें अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट मिलेंगे। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि यूएसए। यूएसए प्रेसिडेंट जोन बाइडेन के द्वारा कहा गया है कि जो साउथ कोरिया और जापान के बीच में जो नेक्स्ट मंथ क्वाड मीटिंग जो अटेंड करने आएंगे जो कि टोक्यो में होगा, तो उस दौरान वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। और जो बाइडेन के द्वारा जो ये ट्रिप रहेगी वो साउथ कोरिया और जापान में भी रहेगा, जो कि 20 मई से 24 मई की ट्रिप उनकी रहेगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 29 और 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस पसंद आ रही होगी। तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।